नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हरीश वर्मा। मेरे चैनल टीचिंग टॉक में स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में मैं पूरा गुलाम वंश के तीनों वंश को ना एक ही वीडियो में इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, इस तीनों वंशों को कुतुबी वंश, शमसी वंश, बलबनी वंश को हर एक वीडियो में एक वीडियो बना के मैं कंप्लीट करा दी हूँ, अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करके उसको व्हाइट बोर्ड में लिखकर जबरदस्त कॉन्सेप्ट के अनुसार पढ़ाया हूँ। प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए। यह वीडियो सिर्फ एक रिविजन सेक्शन ही होगा। मैं लिख कर नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ बोलकर ही आपको अधिकतर पढ़ाऊंगा। कुछ चीज़ों को लिख भी दूंगा। आई बात समझ में? तो आप सबसे पहले गुलाम वंश को पढ़ना चाहोगे ना, तो आप डिटेल में पढ़ना चाहोगे इस टीचिंग टॉक के माध्यम से, तो आप उस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं बोलकर अच्छे से आपको और रिविजन सेक्शन के तौर पर इसको अच्छे से बता रहा हूँ। आई बात समझ में? तो गुलाम वंश साथियों, गुलाम वंश के अंतर्गत 3 वंश है। ठीक है, कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश। आई बात समझ में? इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोहम्मद गौरी के द्वारा जीते हुए क्षेत्र में उन्होंने अपने गुलामों को नियुक्त किया था शासक के तौर पर। इसी कारण इस वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। साथियों, कुतुबी वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, शमसी वंश के संस्थापक थे इल्तुतमिश, जिन्होंने आराम शाह को मारकर शासक बना था, सुल्तान बना था। ठीक है, बलबनी वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपको नाम आएगा गयासुद्दीन बलबन। आई बात समझ में? तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आइए हम सबसे पहले देखते हैं। साथियों, यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, इनका जन्म साथियों 1150 में तुर्किस्तान में होता है। ठीक है, जब से इन्होंने शासक बना तब से इन्होंने साम्राज्य के विस्तार में ही ध्यान दिया था। आई बात समझ में? साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी, कुतुबी वंश की राजधानी लाहौर में रखा था, मतलब लाहौर इसकी राजधानी थी। साथियों, इसकी मृत्यु 1210 में लाहौर में एक घोड़े में चौगोन या पोला खेलते हुए, ठीक, इनकी मृत्यु हो जाती है घोड़े से गिरने से। आई बात समझ में? तो इसको अच्छे से और पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो 1150 में तुर्किस्तान में इनका जन्म होता है। 1210 में इनका मृत्यु हो जाता है घोड़े से गिरने से, चौगौन खेलते हुए, पोला खेलते हुए। ठीक है साथियों, इनकी बहुत सारी उपाधि थी। उनमें से एक उपाधि क्या थी? तो चंद्रमुखी थी। चंद्रमुखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका मुख चंद्र के समान सुंदर था, हैंडसम था। ये हैंडसम बॉय था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी कारण इसको चंद्रमुखी कहा जाता था। ठीक है, अभी भी कहा जाता है। ठीक है, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो इसको हातिम द्वितीय भी कहा जाता है अपनी दयाशीलता के कारण, क्योंकि ये अपने प्रजा के प्रति बहुत दयावान थे। मतलब जो भी काम करवाने आते थे ना प्रजा, तो दयाशीलता के कारण उनके काम को तुरंत निपटाने की कोशिश करते थे ये। ठीक है साथियों, इनको लाख बख्श भी कहा जाता है, लाखों का दान करने वाला। ठीक है, तो इन्होंने अपने प्रजा को लाखों करोड़ों का दान दिए और उनके बीच बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, लोकप्रिय हुए उस अपनी दानशीलता के कारण। ठीक है, इनको पील बख्श भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने हाथियों का भी दान किया था। आई बात समझ में? साथियों, इनको एक शासक ने खलीफा ने सुल्तान की उपाधि दी थी, लेकिन इन्होंने ग्रहण नहीं किया क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलाम को सुल्तान वाली उपाधि बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, इसी कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि को ग्रहण नहीं किया। आई बात समझ में? साथियों, दिल्ली सल्तनत के जो नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाला था। एक प्रकार से कहा सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सांकेतिक तौर पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। ठीक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर आपको पूछा जाए तो इल्तुतमिश का नाम आएगा, जिन्होंने शमसी वंश की स्थापना की थी। आई बात समझ में? साथियों, इनके निर्माण कार्य में सबसे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि मध्यकालीन इतिहास में निर्माण कार्य पर, स्थापत्य, प्रशासन, ठीक है, उनके जो स्ट्रक्चर है ना मतलब चलाने के लिए वंश को, वहां से ज्यादा प्रश्न पूछता है। तो इन्होंने दिल्ली के मेहरौली स्थल में 27 मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से कुतुब मीनार की नींव डाली थी। ठीक है, इन्होंने सिर्फ कुतुब मीनार बनाने के लिए नींव डाली थी। ठीक है, नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी ना, लेकिन इसका पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश करवाता है। आई बात समझ में? साथियों, भारत का पहला मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, तो इनका भी निर्माण कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद इस्लाम मस्जिद का निर्माण इन्होंने किया था दिल्ली में जैन मंदिर को तोड़कर। ठीक है साथियों, कुतुब मीनार
73 मीटर है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। साथियों इन्होंने 2.5 दिन के झोपड़ा एक मस्जिद का निर्माण किया, 2.5 दिन का झोपड़ा। साथियों 2.5 दिन का झोपड़ा दरअसल झोपड़ा नहीं है, एक मस्जिद है जो संस्कृत महाविद्यालय को तोड़कर बनाया गया था। इस संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण साथियों विग्रहराज ने किया था राजस्थान के अजमेर, तो उनको भी तोड़कर इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया था। साथियों इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत ज़्यादा फोकस किया था, ठीक है। साथियों इन्होंने बहुत सारे सैन्य अभियान भी किए, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले मोहम्मद गौरी में के समय एक सेना के तौर पर कार्य कर रहे थे, गुलाम के तौर पर। तो 1192 में जब विद्रोह हुआ ना अजमेर और मेरठ में, तो विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने बाकायदा काम किया मोहम्मद गौरी में सेना के तौर पर। तो 1192 में अजमेर मेरठ में जो विद्रोह हुआ उनको दबाने के लिए इनकी अहम भूमिका थी। साथियों 1194 में पुनः विद्रोह होती है अजमेर में, ठीक है, तो उनको पुनः दबा देता है। साथियों 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध, ठीक है। तो उस मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध करने में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सहायता की थी। आई बात समझ में। 1195 में अलीगढ़ को जीतकर अपने अंडर में कर लिया कुतुबुद्दीन ऐबक। साथियों इसी योग्यता के कारण, इसी सहायक कार्यकुशलता प्रतिभाशाली होने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश के अंतर्गत शासक नियुक्त कर देता है दिल्ली के क्षेत्र में, जिसकी राजधानी थी साथियों लाहौर। साथियों जब इसकी मृत्यु हो जाती है ना 1210 में, तो इनका पुत्र का नाम आता है आराम शाह। तो आराम शाह ना लाहौर के गद्दी पर बैठता है, लेकिन आराम शाह बहुत ही ज़्यादा आराम था, ठीक है, अयोग्य था, मतलब सही ढंग से कुतुबी वंश को संचालित नहीं कर पा रहे थे, जनता की महत्वाकांक्षाओं को उनके हितों की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। यही कारण है कि साथियों उस समय के जो गुलाम था ना, गुलाम कौन, उस समय का गुलाम इल्तुतमिश, जो कि अपनी पद उन्नति के चलते बदायूं का सूबेदार बन चुका था, ठीक है। तो तुर्क जो दिल्ली के जो तुर्क सरदारों की नज़र ना उस बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश पर पड़ता है। तो तुर्क सरदारों ने, खासकर वहाँ के स्थानीय लोगों ने, आम जनता ने इल्तुतमिश को शासन करने के लिए दिल्ली बुलाता है, सुल्तान बनाने के लिए दिल्ली बुलाता है, उसको आमंत्रण पत्र भेजता है। जब इसकी सूचना आराम शाह को मिलता है ना, तो ये भी दिल्ली को रुख करता है, दिल्ली जाता है, ठीक है। जब दोनों दिल्ली के पास पहुंच जाता है, इंद्रप्रस्थ के पास, तो आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच भयानक युद्ध होता है। आए बात समझ में। तो फाइनली इल्तुतमिश ने आराम शाह को मार देता है और शमसी वंश की स्थापना करता है। साथियों आपको जानकारी होना चाहिए कि, आपको ज्ञात होना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर देता है। एक हिसाब से देखा जाए तो आराम शाह साला लगता है और इल्तुतमिश इनका जीजा था, छत्तीसगढ़ी में भाटो था इल्तुतमिश। आई बात समझ में। तो साथियों अब हम पढ़ते हैं इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है, जिन्होंने आराम शाह को मारकर युद्ध में पराजित करके शमसी वंश की स्थापना किया था। इल्तुतमिश, ठीक है। तो इस इल्तुतमिश के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। साथियों गुलाम वंश में सबसे ज्यादा प्रश्न कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश से ही आता है। तो साथियों इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने साम्राज्य के विस्तार में और जो दिल्ली सल्तनत को अंदर से जो खोखला पड़ चुका था ना कुतुबुद्दीन ऐबक के समय, मतलब बचपना का दौर था, तो खोखला तो पड़ेगा ही नहीं दिल्ली सल्तनत, तो उसको मजबूती प्रदान करने के लिए, उनमें कठोरता लाने के लिए इस इल्तुतमिश ने बहुत ज़्यादा काम किया। इसी कारण इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। सिर्फ नींव डालने से कुछ नहीं होता, जब तक कोई भवन पूर्ण रूप से आकार नहीं ले लेता तब तक उसको हम भवन नहीं बोलते। तो उस भवन, दिल्ली सल्तनत के भवन का निर्माण इल्तुतमिश ने किया था और दिल्ली सल्तनत की नींव का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ठीक है। साथियों इनको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था मोहम्मद गौरी का, लेकिन इल्तुतमिश खुद गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो गुलामों का गुलाम हुआ ना। साथियों इन्होंने सुल्तान आजम की उपाधि धारण की थी, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इसके पहले एक खलीफा ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की उपाधि दी थी, लेकिन इन्होंने ग्रहण नहीं किया क्योंकि ये गुलाम था, इनको शोभा नहीं देता गुलाम और सुल्तान के पद, ठीक है। साथियों जब इल्तुतमिश शासक बनते हैं ना, तो उसके सामने कई सारी चुनौतियां होती है, आंतरिक चुनौती और बाहरी चुनौती। हम इसको दो हिस्सों में बांटकर देखेंगे। आंतरिक चुनौती में हम देखेंगे कि उसको
जो नींव डाली थी ना कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत को, तो उस नींव को भवन में कैसे तब्दील किया जाए, दिल्ली सल्तनत के भवन में कैसे तब्दील किया जाए, ये सबसे बड़ा चुनौती था। ठीक है, दूसरा चुनौती क्या था साथियों, सामंतवाद। आई बात समझ में। तो पहला चुनौती आंतरिक के तौर पर हम देखेंगे तो वो क्या चुनौती थी, पहला चुनौती क्या थी कि दिल्ली सल्तनत के भवन का निर्माण करना है, मतलब दिल्ली सल्तनत को मजबूती प्रदान करना है। तो इन्होंने दिल्ली सल्तनत को मजबूती प्रदान करने के लिए 40 तुर्क योग्य सरदारों का एक संगठन बनाया, जिसको तुर्कान-ए-चिहालगामी कहा जाता है। ठीक है, तो दरअसल तुर्कान-ए-चिहालगामी 40 योग्य सरदारों का एक समूह था। ठीक है, उन 40 योग्य तुर्क सरदारों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया। ठीक है, विभिन्न पदों पर नियुक्त किया ताकि दिल्ली सल्तनत को मजबूती प्रदान कर सके और दिल्ली सल्तनत को संचालित करने में एक अहम भूमिका निभा सके। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति, एक मुख्यमंत्री पूरे देश को, पूरे राज्य को संचालित नहीं कर पाएगा। उसके पीछे बहुत सारे मुख्यमंत्री, बहुत सारे मंत्री होते हैं, बहुत सारे अधिकारी होते हैं, बहुत सारे कर्मचारी होते हैं। ठीक है, देश को संचालित करने के लिए, राज्य को संचालित करने। उसी प्रकार से एक इल्तुतमिश, एक सुल्तान दिल्ली सल्तनत को मजबूती प्रदान नहीं कर पाएगा। तो इन्होंने 40 जो योग्य सरदार थे उनको विभिन्न पदों पर नियुक्त किया ताकि वो उनके इशारों में काम कर सके और दिल्ली सल्तनत को मजबूती प्रदान कर सके। पहला समस्या का हल इन्होंने कर दिया कि दिल्ली सल्तनत को मजबूती प्रदान करना है। तो पहला समस्या का समाधान कर दिया तुर्कान-ए-चिहालगामी का गठन करके। दूसरा समस्या क्या थी साथियों, उस समय सामंतवादी। ठीक है, सामंतवादी का मतलब होता है, सामंतवादी के अंतर्गत बहुत सारे व्यक्ति ना छोटे छोटे क्षेत्रों में एक राजा की तरह, एक राजा की भांति कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो उस क्षेत्र में वही राजा था, तो उनसे टैक्स की वसूली कैसे करे भाई, दिल्ली सल्तनत को चलाने के लिए पैसा की जरूरत तो पड़ेगी ना, देश को, राज्य को संचालित करने के लिए पैसा, अर्थव्यवस्था की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो ऐसे सिचुएशन में जब सामंतवादी उस क्षेत्र में घुसपैठ कर चुके थे, उस क्षेत्र में उसी का चलता था, तो राजस्व की वसूली कैसे करे इल्तुतमिश, ताकि दिल्ली सल्तनत को संचालित कर सके, वहां की जनता के हितों की देखभाल कर सके। तो इन्होंने एक इक्ता प्रणाली लाई। इक्ता प्रणाली के अंतर्गत साथ ही उस क्षेत्र में इक्तेदार की नियुक्त करी सामंतवादी क्षेत्र में। ठीक है, दरअसल साथियों सामंतवादी क्षेत्र में योग्य इंसानों का, योग्य व्यक्तियों का नियुक्त किया गया ताकि सामंतवादी के अंतर्गत जो सामंतवाद थे ना वो भू राजस्व दे सके इक्तेदार को। तो दरअसल इक्तेदार, इक्तेदार प्रणाली वह प्रणाली है जिसके माध्यम से इक्तेदार को सामंतवादी भू राजस्व देते थे और जिसका प्रयोग साथियों इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत को चलाने के लिए करता था। ठीक है, दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आंतरिक मामले के अंतर्गत सामंतवादी का प्रॉब्लम इन्होंने हल किया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत को मजबूती प्रदान करने के लिए इन्होंने भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, बाहरी चुनौती। ठीक है, बाहरी चुनौती के अंतर्गत हम देखेंगे कि इन्होंने मंगोल आक्रमण को विफल कर दिया। ठीक है, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण। ठीक है साथियों, अपनी बुद्धिमत्ता और तेज तर्रार डिसीजन लेने की क्षमता के कारण इन्होंने मंगोल आक्रमण को विफल कर दिया और दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस समय इल्तुतमिश राजा बनता है ना, सुल्तान बनता है, उस समय मध्य एशिया में, मध्य एशिया जा रहे हो ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, मंगोल के क्षेत्र को मध्य एशिया कहा जाता है। तो ख्वारिज्म में एक शासक रहता था जलालुद्दीन मांगबरनी और मंगोल के आक्रमण शासक थे चंगेज खां। चंगेज खां बहुत ज़्यादा क्रूर था, वह जहाँ भी जाता था लोगों को कीड़े मकोड़े समझकर मार ही देते थे, अपने साम्राज्य को विस्तार के लिए कुछ भी कर देते थे। आई बात समझ में, वो नहीं देखते थे, उनके अंदर कोई मानवीय गुण बिल्कुल भी नहीं था। जब दोनों के बीच भयानक युद्ध होता है जलालुद्दीन मांगबरनी और चंगेज खां के बीच में, तो जलालुद्दीन मांगबरनी भागते भागते भारतीय सीमा में प्रवेश कर जाता है और इल्तुतमिश को अपने यहाँ शरण देने के लिए बोलता है। ठीक है, क्योंकि दोनों मुसलमान थे, तो जलालुद्दीन मांगबरनी ने इल्तुतमिश को धर्म के नाम पर उनके दिल को पिघलाने की कोशिश किया कि मैं भी मुसलमान, तुम भी मुसलमान, प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। तो इन्होंने धर्म के नाम पर बिल्कुल भी वाकिफ नहीं समझा और इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मांगबरनी को अपने यहाँ शरण नहीं दिया। अगर शरण दिया होता साथियों तो 100% चंगेज खां जो इतना क्रूर था भारतीय सीमा में घुसता, उत्तर भारत के क्षेत्र को पूर्ण नष्ट कर देता, शायद तक दिल्ली सल्तनत का अस्तित्व ही नहीं रहता। आई बात समझ में, दिल्ली सल्तनत तो दूर की बात है, पूरा भारत पर कब्जा कर देता चंगेज खां, इतना क्रूर था। आई बात समझ में,
ठीक है। तो साथियों इन्होंने सभी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, आंतरिक प्रॉब्लम और बाहरी प्रॉब्लम को इन्होंने पूरी तरह सॉल्व किया। साथियों इन्होंने चांदी का टका और तांबे का जीतल अर्थव्यवस्था में प्रवाहित किया ताकि दैनिक उपयोग में उनकी पूर्ति हो सके। ठीक है साथियों। साथियों इन्होंने इल्तुतमिश के निर्माण कार्य में हम देखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता चुका हूं तो कि कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण इसी इल्तुतमिश ने किया था। सुल्तान गढ़ी का मकबरा जो भारत का पहला मकबरा था, इल्तुतमिश ने ही निर्माण करवाया था। आई बात समझ में। साथियों मस्जिद क्या होता है और मकबरा क्या होता है मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है साथियों, मस्जिद दरअसल नमाज पढ़ने का स्थल होता है। ठीक है, और मकबरा वह स्थल होता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना, इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग, तो उनके ऊपर एक कब्र बना दिया जाता है, वही है मकबरा। आई बात समझ में। इल्तुतमिश के बाद साथियों एक उनका पुत्र का नाम आता है रुकनुद्दीन फिरोज। अयोग्य होता है, अकुशल होता है। ठीक है, उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। रुकनुद्दीन फिरोज अयोग्य होता है, उनका बेटा होता है इल्तुतमिश का। लेकिन इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान भी होती है। रजिया सुल्तान बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी, समझदार, प्रतिभावान लड़की थी। ठीक है, इस्लाम में बुर्का पहनने की एक मान्यता है ना, एक रिवाज है, तो पढ़ी लिखी थी वो बुर्का पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करती थी, बुर्का नहीं पहनती थी। जब वह सुल्तान के तौर पर नियुक्त हो गई ना दिल्ली सल्तनत में, तो उन्होंने पुरुषों की टोपी और पुरुषों का जो कोट पहनकर महल में दरबार में आती थी। आई बात समझ में। तो साथियों तो इन्होंने न्याय व्यवस्था के लिए बुर्का का सहारा नहीं लिया, पुरुषों का टोपी और कोट पहनकर आते थे और न्याय देते थे। साथियों रजिया सुल्तान का भी कुछ समय के पश्चात पतन हो गया। इसका मुख्य कारण क्या था कि 40 तुर्क सरदारों का महत्वाकांक्षी हो जाना। उनको जलन हो रही थी 40 तुर्क सरदारों को, तुर्कान चिहालगामी के सदस्यों को, कि हमारे रहते हुए, हम पुरुषों के रहते हुए रजिया सुल्तान जैसी लड़की क्यों सुल्तान बने। तो उनके पतन उनकी मृत्यु की वजह 40 तुर्क सुल्तान को माना जाता, 40 तुर्क सरदार को माना जाता है। रजिया सुल्तान के बाद साथियों बहमान शाह का नाम आता है। उनके समय में वजीर के समकक्ष एक नायब का पद का सृजन होता है। साथियों 1241 में उसी के समय बहराम शाह के समय भारत में पहला मंगोल आक्रमण होता है। आई बात समझ में। बहमान शाह के बाद अलाउद्दीन मशहूर शाह का नाम आता है। अलाउद्दीन मशहूर शाह का समय दरअसल गयासुद्दीन बलबन के उदय का काल आता है। ठीक है, मतलब गयासुद्दीन बलबन जो सुल्तान बनने के राह में तेजी जो आता है ना, वो उसी अलाउद्दीन बहमान शाह के समय, अलाउद्दीन मशहूर शाह के समय आता है। ठीक है, अलाउद्दीन मशहूर शाह के बाद नासिरुद्दीन महमूद का नाम आता है, जो अंतिम शासक था शमसी वंश का। ठीक है, तो बहुत इनको संध शासक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने साम्राज्य विस्तार में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अहिंसा पर बल दिया। इन्होंने पूरा जीवन टोपी सिलकर अपना जीवन व्यतीत किया। साथियों नासिरुद्दीन महमूद को मारकर 1266 में गयासुद्दीन बलबन सुल्तान बनता है गुलाम वंश का और बलबनी वंश की स्थापना करता है। तो बलबनी वंश की स्थापना गयासुद्दीन बलबन करते हैं। आई बात समझ में। तो गयासुद्दीन बलबन साथियों बलबनी वंश के संस्थापक थे। अब इसके बारे में फैक्ट हम देखते हैं। ठीक है साथियों, मैंने आपको बताया था ना इल्तुतमिश ने तुर्कान चिहालगामी संगठन का निर्माण किया था 40 तुर्क सरदारों का। तो इसी 40 सदस्यों में से एक था गयासुद्दीन बलबन। आई बात समझ में। जब ये खुद बन गए ना सुल्तान खुद बन गया, तो इन्होंने जब ये खुद सुल्तान बन गया ना, तो 39 जो तुर्क सरदार थे उनमें बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बढ़ गई कि मैं भी सुल्तान बन सकता हूँ करके 39 तुर्क सरदारों में। क्योंकि 40 तुर्क सरदारों में से एक था गयासुद्दीन बलबन, ये सुल्तान बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते करके बहुत ज़्यादा जेलसी होने लग गया 39 तुर्क सरदारों के बीच में। आई बात सब। इसी कारण साथियों तुर्क ने चिहालगामी को भंग कर दिया ताकि विद्रोह ना हो सके। आई बात समझ में। साथियों इन्होंने मैंने आपको बताया था ना कि तुर्क चिहालगामी के सदस्यों ने रजिया सुल्तान को सुल्तान के पद से अपदस्थ कर दिया, उसको हटा दिया।
तो उसको हटाने में सबसे प्रमुख योगदान गयासुद्दीन बलबन का भी नाम आता है ताकि ये खुद सुल्तान बन सके। साथियों, इन्होंने लौह और रक्त की नीति अपनाई, लौह व रक्त की नीति, ठीक है। इसके समय बहुत ज्यादा विद्रोह हो रहा था, आई बात समझ में। तो विद्रोह को दबाने के लिए ये क्या करते थे, विद्रोहों को नाश कर देते थे, खून की नदियां बहा देते थे, रक्त खून की नदियां बहा देते थे, ठीक है। तो विद्रोह को दबाने के लौह और रक्त की नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत विद्रोह को मौत के घाट उतार देते थे और उनके परिवार को कैदी बनाकर रखते थे। आई बात समझ में। साथियों, गयासुद्दीन बलबन बहुत ज्यादा भेदभाव करने वाला शासक थे। इन्होंने अपने आप को उच्च वंश बताया। एक किताब में उल्लेख है कि जब भी गयासुद्दीन बलबन निम्न वंश के लोगों को देखता था ना, तो उनका हाथ तलवार की ओर जाता था उनको मारने के लिए। इतना लेवल तक हे दृष्टि से निम्न वंश के लोगों को देखते थे। आई बात समझ में। साथियों, इन्होंने जब शासन बनना ना, सुल्तान बना, तो अपनी सम्मान के लिए दो नीति अपनाई, सिजदा और पाबोज। सिजदा का मतलब होता है दंडवत झुकना, प्रणाम करना सुल्तान के समक्ष, और सिजदा का मतलब होता है, पाबोज का मतलब होता है कि मतलब सुल्तान के पैर को चूमना, ठीक है, यही होता है। साथियों, इन्होंने दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया सुल्तान बनने का। इनका अर्थ होता है कि देवताओं ने, अल्लाह ने, भगवानों ने मुझे नियुक्त किया है सुल्तान के तौर पर, ठीक है। तो इन्होंने अपने आप को लोकप्रिय बनाने के लिए जनता के बीच में अपने आप को भगवान की तरह पेश किया, दैवीय अधिकार का समर्थन किया। आई बात समझ में। साथियों, बलबनी वंश के जो अंतिम शासक थे उसका नाम है कैकुबाद और क्यूमर्स, ठीक है। कैकुबाद और क्यूमर्स की हत्या जलालुद्दीन खिलजी कर देते हैं और खिलजी वंश की स्थापना कर देते हैं। साथियों, ये डिटेल बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करा दी हूँ गुलाम वंश को। साथियों, इसलिए मैं आपको लिख लिख कर नहीं पढ़ाया, अगर लिख लिख कर पढ़ाऊंगा और अच्छे से तो 1 घंटा खा देगा ये वीडियो। अगर आप डिटेल, ऐसे तो मैं पूरा डिटेल पढ़ाया हूँ, कोई चीज़ को नहीं छोड़ा हूँ, क्योंकि मैं बोल बोल कर पढ़ाया हूँ, तो ये अच्छे से जल्दी से कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैंने व्हाइट बोर्ड में बाकायदा लिख लिख कर जितना भी पढ़ाया हूँ उसको पढ़ा चुका हूँ। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को देख लीजिए। मैंने इसको सिर्फ रिकॉल के तौर पर, रिविजन के तौर पर इस सेक्शन का नाम रखा था। आई बात समझ में। साथियों, मेरे चैनल को बहुत अधिक से अधिक प्यार देना, ठीक है। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि इसी तरह मेरा कॉन्फिडेंस हाई रहे और लगातार आपको आपके समक्ष वीडियो लाते रहूं। जय हिंद साथियों।